हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। इस वीडियो में हम डिटेल में ये एनालाइज करेंगे कि बेसिकली BIS क्या है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। उसके अलावा हम बेसल कमिटी के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज बेसल कमिटी। उसके बाद डिटेल में ये भी एनालाइज करेंगे कि बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3 नॉर्म्स है क्या। इसके अलावा भी बैंकिंग अवेयरनेस की जितनी भी ऑलमोस्ट हर वीडियो इस चैनल में पड़ी हुई है, तो गाइस प्लीज प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करिए। और अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो समझेंगे वो ये है कि व्हाट इज BCBS, ठीक है। उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी समझेंगे और CAR के बारे में समझेंगे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होता है हमारा, ठीक है। और उसके बाद रिस्क वेटेड एसेट्स, और उसके बाद देन हम स्विच करेंगे बेसल नॉर्म्स 1, 2 और 3 पे, ठीक है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन है वो क्या है कि बेसल इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड। तो बेसल एक सिटी है स्विट्जरलैंड देश में, प्यारी सी सिटी है यहाँ पर। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो एस्टेब्लिश किया गया था वो 17 मई 1930 को किया गया था, ठीक है। तो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेसल में स्थित है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स ऑफ BIS कॉपरेशन। अब आखिरकार बात करते हैं कि यहाँ पर क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो कॉपरेशन अमंग सेंट्रल बैंक्स, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो RBI इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। तो उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस को मेंटेन रखने के लिए बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की स्थापना करने की जरूरत पड़ी है। इसमें 60 मेंबर कंट्रीज आज के टाइम में इन्वॉल्व हैं और लगभग पूरे वर्ल्ड की 95% जो GDP है वो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट कवर करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब बात ये करेंगे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ BIS या फिर BCBS, बैंकिंग कमिटी, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ये जनरली फोकस करती है रिस्क टू बैंक्स। अब सपोज करिए कोई बैंक है, अब अगर वो बैंक किसी पर्सन को लोन देता है, ठीक है, तो अगर वो वहां पर लोन यहाँ पर डिसबर्स किया जा रहा है तो ये भी इस चीज को भी बैंक को मैनेज करके चलना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या चांसेस हैं कि वो लोन हमको वापस ना हो या फिर उस पर कितनी रिस्क हो। तो इस चीज को मेंटेन रखने के लिए, इस चीज को सस्टेन कराने के लिए BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन का गठन किया और इन रिस्क से बचने के लिए यहाँ पर बेसल अकॉर्ड्स को बनाया गया। तो आई थिंक इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव इनफ कैपिटल ऑन अकाउंट टू मीट द ऑब्लिगेशन एंड अब्सॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉस। तो यहाँ पर यह कहा गया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी होते हैं, जैसे कि बैंक या फिर NBFCs, उनके पास इनफ कैपिटल होती है जिससे इस प्रकार की कोई भी रिस्क या फिर आपदा, वित्तीय आपदा, अगर फाइनेंशियल उनके ऊपर कुछ डिजास्टर आता है तो उससे वो बच सके। और इंडिया भी मेंबर है इस BCBS का, बैंकिंग बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। और इस बेसल अकॉर्ड में 3 नॉर्म्स को बताया गया जिनका नाम था बेसल 1 नॉर्म्स, बेसल 2 नॉर्म्स और बेसल 3 नॉर्म्स। आगे बढ़ते हैं। अब इन सारी चीजों को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज CAR एंड व्हाट इज RWA। ये दो टर्म्स जानने के बाद सारी कहानी आपके पास क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो उसको भी समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो ये दो चीजों को आप समझेंगे तभी आपको क्लियर होगा। देखिए एसेट्स का मतलब क्या होता है। सपोज करिए आपने फोन खरीदा। अब अगर आपने फोन खरीदा है तो उसके लिए आपने अपनी जेब से पैसा दिया होगा। तो जब भी आप अपनी जेब से पैसा देते हैं, अपने एंड से पैसा देते हैं और जो भी सामान को परचेस करते हैं, वो सारी चीजें बन जाती हैं आपकी एसेट्स। लेकिन अब आपके दोस्त ने आपके पास फोन रख दिया, मान लीजिए उसको पैसे की जरूरत थी और उसने फोन रख दिया कि मेरा फोन रख लो और मुझे कुछ पैसे दे दो, तो वो आपकी बन चुकी है लायबिलिटी, क्योंकि वो फोन आपको कभी ना कभी उसको वापस देना पड़ेगा। तो ये दो टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज, अगर हम बैंक की भाषा में बात करें कि बैंक के लिए क्या एसेट होती है और बैंक के लिए क्या लायबिलिटी होती है, तो देखिए जितने भी सेविंग अकाउंट्स होते हैं, जितने भी करंट अकाउंट्स होते हैं, जितने भी FDs होती हैं, जितने भी RDs होती हैं, वो सब क्या है हमारे पास, लायबिलिटी है बैंक की। क्योंकि यहाँ पर कस्टमर अपना पैसा बैंक के पास रखता है एज अ सिक्योरिटी के फॉर्म में कि
उसको इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़े तो वो उसको मिल सके। लेकिन यही पैसे का यूज करके बैंक लोन डिस्पर्स करता है, ठीक है। तो बैंक को उम्मीद रहती है ना कि जिसको लोन दिया है उससे पैसा मुझे वापस मिलेगा, तो ये हो जाती है बैंक के लिए एसेट्स। तो दोनों चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो रिस्क वेटेड एसेट का मतलब ही यही होता है कि वो सारे एसेट्स, यानी बैंकिंग भाषा में बात करें तो वो सारे लोन जिसमें रिस्क छुपा होता है, जिसमें क्या छुपा होता है गाइस, रिस्क छुपा होता है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग आरबीआई की, एक सेकंड इरेज कर देता हूं मैं। अगर बात करें आरबीआई की, आप वेबसाइट पे जाओगे तो आरबीआई ने क्या किया है, हर टर्म से रिलेटेड उसने रिस्क के परसेंटेज को समझाया है। जैसे उसने कहा है कि अगर होम लोन दिया जा रहा है तो उस पर 50% का रिस्क है। उस पर कितना है, 50% का। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज खरीदी जा रही है तो उस पर 0% का रिस्क है। अगर गोल्ड लोन दिया जा रहा है तो उसके 10% का रिस्क माना जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सपोज करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपए बैंक लोन के फॉर्म में दे रहा है। तो बैंक ने अगर 1,000 करोड़ का होम लोन भी दे दिया, बैंक ने 1,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी खरीद ली, और बैंक ने 1,000 करोड़ का ही क्या, गोल्ड लोन भी डिसबर्स किया। अब आरबीआई के अनुसार 50% रिस्क है इस 1,000 करोड़ पे, यानी 500 करोड़ का रिस्क यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे 0 करोड़ का है, और यहाँ पर जो है 10% मतलब 100 करोड़। तो अगर आप देखेंगे तो 3,000 करोड़ रुपए का टोटल लोन क्या हो चुका है, डिस्पर्स हो चुका है। और जबकि 500 और 100 600 करोड़ की हमारे पास जो लोन डिस्पर्स कर रहे थे उस पर हमारे पास रिस्क है। यानी इस 3,000 में 2,400 करोड़ तो रिस्क फ्री आपने लोन डिस्पर्स किया है, यानी बैंक की एसेट है। लेकिन 600 करोड़ जो बन गई, वो बन गई बैंक के लिए रिस्की एसेट। तो यही 600 करोड़ जो कहलाती है, ये कहलाती है आपकी रिस्क वेटेड एसेट्स। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। इरेज कर देते हैं पूरी स्लाइड को। अब बात करते हैं कि CAR क्या होता है। तो CAR होता है टोटल कैपिटल को जब हम डिवाइड करते हैं रिस्क वेटेड एसेट से और इनटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज के फॉर्म में होता है, तो हमारी निकल के आती है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब एक प्रकार का परसेंटेज है, ठीक है। अगर मान लेते हैं आरबीआई ने डिसाइड किया है 9%, सपोज कर लीजिए आरबीआई ने कहा है कि 9%, और ये हो गई टोटल कैपिटल। और अभी हमने RWA निकाली थी, 600 करोड़ आई थी हमारे पास, इनटू 100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 54 करोड़। कितना आ जाएगा, 54 करोड़। तो अगर आरबीआई 3,000 करोड़ का लोन दे रहा है तो उसको 54 करोड़ रुपीस जो है वो किसके फॉर्म में देना होगा, 54 करोड़ रुपीस उसको किसके फॉर्म में रखना होगा, एज अ बफर रखना होगा। अगर वो बफर के फॉर्म में नहीं रखता है तो वो कहीं ना कहीं बेसल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा होगा। आई थिंक ये बात क्लियर हो रही होगी आपको, ठीक है। तो बफर के फॉर्म में रखना ही बेसल कमेटी का सुझाव था, ठीक है। अब देखिए बेसल कमेटी तो जनरली जो डिसाइड हुआ था वो ये डिसाइड हुआ था 8% रखा जाए, लेकिन आरबीआई जो करंटली अभी रखता है वो 9%, यानी 1% ज्यादा रखता है एज रिकमेंडेड बाय द बेसल कमेटी। अब एक और टर्म आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये व्हाट इज टोटल कैपिटल। मैंने तो बता दिया बफर होता है, लेकिन इसमें भी ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होती है टायर 1 कैपिटल और दूसरी होती है हमारी टायर 2 कैपिटल। इन दोनों को भी समझ लेते हैं। टायर 1 कैपिटल होती है हमारी कोर कैपिटल। टायर 1 कैपिटल इज द कोर कैपिटल। जितने भी पेड अप कैपिटल्स होती हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं हमारे, अदर डिस्क्लोज्ड फ्री रिजर्व्स होते हैं, कैपिटल रिजर्व्स जो रखता है बैंक अपने पास सरप्लस के फॉर्म में, ठीक है, जो एसेट्स होती है उसको, या जितनी भी इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं बैंक की, ठीक है, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, जैसे सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, ये सभी किसमें आती हैं, टायर 1 कैपिटल में आती हैं। और अगर हम बात करें टायर 2 कैपिटल की, तो जितनी भी सबऑर्डिनेट मतलब सहायक कैपिटल्स होती हैं जो एक सबऑर्डिनेट के फॉर्म में काम करती हैं, अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, जनरल प्रोविजंस, लॉस रिजर्व्स, हाइब्रिड डेप्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बॉन्ड, लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड लोन्स, डेप्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब किसको बिलोंग करती हैं गाइस, टायर 2 कैपिटल को बिलोंग करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिस्क वेटेड एसेट्स हमने जान लिया है। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। रिस्क वेटेड एसेट्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। वही बफर, जैसे कि हमारे पास कितनी आई थी, वो 54 करोड़ आई थी, जो कि बैंक को रखना होता है और या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रखना होता है, जिससे कि वो अपनी रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी को क्या कर सकें, कम कर सकें, ठीक है। इंसॉल्वेंट होने की जो उनकी कंडीशन है वो रिस्क कम हो सके। द कैपिटल रिक्वायरमेंट इज बेस्ड ऑन अ रिस्क असेसमेंट फॉर ईच टाइप ऑफ बैंक एसेट। तो मैंने बताया था जैसे 50%, 0% और
10% का फॉर्म। अ लोन दैट इज सिक्योर्ड बाय अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज कंसिडर्ड टू बी अ रिस्कियर। अब आप जानते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू जो लोन दिया जाता है, जैसे कि विजय माल्या को दिया गया था, मेहुल चौकसी को दिया गया था, ये सारे जो लोन्स डिस्पर्स हुए थे लेटर ऑफ क्रेडिट पे हुए थे, ये ज्यादा रिस्कियर हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉर्टगेज लोन। क्योंकि मॉर्टगेज लोन में आप क्या करते हो, कोलेटरल सबमिट करते हो, अपने पास एक चीज गिरवी रखते हो, तो वो कम जो है रिस्कियर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हमारे पास जो है बेसल वन के ऊपर। ठीक है, 1988 में बीसीबीएस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था बेसल वन को, जिसको हम बेसल कैपिटल अकॉर्ड वन भी बोलते हैं। जनरली जो इसमें फोकस किया गया था वो था क्रेडिट रिस्क के ऊपर। वो किसके ऊपर था, क्रेडिट रिस्क के ऊपर फोकस किया गया था, कैपिटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क वेट्स फॉर बैंक। और वहां पर ही डिसाइड हुआ था कि जो रिस्क वेटेड एसेट्स या जो सीएआर रखना है वो 8% रखना है। लेकिन इंडिया ने थोड़ा लेट कर दिया था इसको अपनाने में, और वो था 1999 में इंडिया के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, तो ये था बेसल वन। अब बात करते हैं बेसल टू नॉर्म्स की। तो बेसल टू नॉर्म्स में अभी जैसे हमने पढ़ा बेसल वन में सिर्फ क्रेडिट रिस्क था, लेकिन बेसल टू में 3 रिस्क को मेनली फोकस किया गया है, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क और कैपिटल रिस्क। तो 3 रिस्क हमारे पास यहाँ पर मेनली आते हैं, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क और कैपिटल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क के बारे में बात करें तो मान लीजिए अब बैंक का कोई कर्मी है, उसके उसके द्वारा कोई जानबूझ के ही फॉल्ट कर दी गई या फिर अनजाने में फॉल्ट हो गई, तो वो ऑपरेशनल रिस्क। मार्केट रिस्क मतलब मार्केट वेरी कर रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो उस कारण जो रिस्क डेवलप होती है वो मार्केट रिस्क। कैपिटल रिस्क मतलब उसके बैंक के पास कैपिटल ही नहीं बची, या उसने जिसको लोन दिया है उससे पैसा वापसी की कोई उम्मीद ही नहीं है, तो वो कैपिटल रिस्क हो जाती है। 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ था बेसल वन अकॉर्ड का ही एक एडवांस और रिफाइंड वर्जन है ये। ठीक है, इसमें भी 8% ही डिसाइड हुआ था यहाँ पर। उसके बाद अगर बात करें तो बैंक्स डेवलप एंड यूज बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। इसमें यह डिसाइड हुआ कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज कर सके एंड मैनेजिंग ऑल द 3 टाइप्स ऑफ रिस्क, ऑपरेशनल, मार्केट एंड कैपिटल। ठीक है, और उसमें यह भी डिसाइड हुआ बैंक्स नीड टू मैंडेटरी डिस्क्लोज देयर रिस्क एक्सपोजर। ठीक है, अपने सेंट्रल बैंक को ये बताएं कि भाई कितना रिस्क एक्सपोजर है आपका, आपने जो लोन दिया है वो कितना रिस्की लोन है। आपने 100 करोड़ का लोन मान लीजिए डिस्बर्स कर दिया, अब वो कितना रिस्की है वो अगर आप आरबीआई को नहीं बताओगे तो आरबीआई किस तरीके से रिस्क का मेजरमेंट कर पाएगा। उसके बाद इंडिया में अभी बेसल टू नॉर्म्स ही चल रहा है, लेकिन फुल्ली इंप्लीमेंटेड अभी और जगह होना भी ये बाकी है। जो 3 पिलर्स हैं हमारे बेसल टू नॉर्म्स के, वो क्या क्या है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैंने बताया वो कितनी है, 8% है आपकी। उसके बाद सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड इवोल्यूशन प्रोसेस, एसआरईपी, इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस, ये 2 चीजें सुपरविजन में रखी जानी चाहिए। और मार्केट डिसिप्लिन मैंने बताया, जैसे कि जितनी भी रिस्क है वो आप आरबीआई को डिस्क्लोज करो, मार्केट में बताओ वो रिस्क, ऐसा नहीं है कि वो रिस्क आप छिपा लो। तो ये 3 पिलर्स थे बेसल टू नॉर्म्स के। अब बात करते हैं हम लोग बेसल 3 नॉर्म्स के बारे में। तो बेसल 3 नॉर्म्स 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, गाइडलाइंस रिलीज हुई थी जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी 2008 में। ठीक है, तो जब 2008 में बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे वर्ल्ड रिसेशन में चला गया था, तब 2010 में बेसल 3 गाइडलाइंस को एक्सपोज किया गया था। इसमें बेसिकली था क्या, कुछ ज्यादा बातें तो नहीं थी। इसमें यह था कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को 8% रखा गया था, उसको बढ़ा के ये कहा गया कि 10 से 14% वो होना चाहिए। 10 to 14% सीएआर को रखना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, उससे ज्यादा भी रख सकते हो और उससे कम नहीं रख सकते हो आप। ठीक है, जो गाइडलाइंस थी वो किस चीज को प्रमोट कर रही थी, मोर रिजिलियंट बैंकिंग सिस्टम फोकसेस ऑन 4 वाइटल बैंकिंग पैरामीटर्स, कैपिटल, लेवरेज, फंडिंग एंड लिक्विडिटी। ये 4 चीजों को ज्यादा फोकस किया गया था बेसल 3 नॉर्म्स में। इंडिया में अभी बेसल 2 नॉर्म्स ही चल रहा है, बेसल 3 नॉर्म्स इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद जो 3 पिलर्स थे हमारे बेसल 3 नॉर्म्स के, वो क्या क्या थे वो भी एक बार जान लेते हैं। तो पहला है एनहेंस्ड मिनिमम कैपिटल एंड लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो मिनिमम कैपिटल 8% रखी गई थी, उसको 10 to 14% एनहेंस कर दिया गया। सुपरवाइजरी प्रोसेसेस को भी एनहेंस कर दिया गया। फर्म वाइड रिस्क मैनेजमेंट कैपिटल, और पिलर 3 जो था वो एनहेंस्ड रिस्क डिस्क्लोजर एंड मार्केट डिसिप्लिन, और भी उन चीजों को बेहतर ढंग से बनाया गया। तो ये थी तीनों बेसल नॉर्म्स के बारे में जानकारी, जिसमें हमने समझा कि सबसे पहले रिस्क वेटेड एसेट क्या होती है। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है हमारा। उसके बाद हमने बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3 के बारे में समझा, और स्टार्टिंग में हमने समझा था बीआईएस क्या है और बीसीबीएस क्या है और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है बेसल में।
ठीक है, तो गाइस आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवर चैनल एंड सपोर्ट दिस इनिशिएटिव। और चैनल की और सारी वीडियोस को भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, बाय।